फंड को स्मॉल और मिड कैप में जोखिम से जुड़ी जानकारी अब हर महीने अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। इससे पता चलेगा कि मिड और स्मॉल कैप फंड रिडेम्पशन के लिए कितने तैयार हैं और निवेशकों को ऐसी किसी भी स्थिति में जब बाजार में गिरावट आए तो अपना पैसा कितनी जल्दी मिलेगा। पर अगर आपने सही एलोकेशन के जरिए अपने फंड में निवेश किया है तो किसी एक कैटेगरी में ओवर एक्सपोजर नहीं है तो आपको किसी भी जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम बताएंगे स्मॉल और मिड कैप में अभी निवेशक क्या करें, ज्यादा एलोकेशन की स्थिति में क्या स्ट्रैटेजी रहे और किस कैटेगरी में कितना निवेश करना है सही। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मृन अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, स्ट्रेस टेस्ट। हो सकता है स्ट्रेस टेस्ट को सुनकर कई निवेशकों को काफी स्ट्रेस भी हो रहा हो, इसलिए हम थोड़ा जरा सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं और बताते हैं कि दरअसल ये है क्या और आपको क्या वाकई चिंता करने की जरूरत है और आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको जरा तफसील से अगले आधे घंटे आप समझिए। प्रवीण, जरा पहले समझाइए, जो ये म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही है, जिसको सेबी ने कहा एम्फी और तमाम जो म्यूचुअल फंड के जो कंपनीज है उनको अपनी साइट्स पर इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। ये है क्या? ये किस बात का इतना जोर शोर से चलन चल रहा है? जी नमस्कार स्वाति जी एंड हेलो टू मृन। स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस अगर हम देखें तो 2023 से लगातार किसी ना किसी वजह से चर्चा में रही है। पहले बहुत ज्यादा इनकी जो हमने स्पीड देखी है इंडेक्स के बढ़ने की और हमने रिटर्न्स देखे हैं, बहुत ही तेजी से मार्केट्स उठी हैं स्मॉल और मिड कैप स्पेस में। और 2023 में हमने देखा 43-48% से दोनों मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो इंडेक्सेस हैं वो उठे हैं और जो माइक्रो कैप इंडेक्स है करीबन 96% से उठा है। तो स्वाति जी, सिनारियो के चलते अगर हम देखें तो लगातार लास्ट ईयर की जो सेकंड हाफ था उससे वैल्यूएशंस के ऊपर चर्चा होती रही है। पर हमने साथ ही ये भी देखा जो इनफ्लोज आ रहे थे म्यूचुअल फंड्स में वो लगातार बढ़ रहे थे, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। हमने देखा कि करीबन 1.4 लाख का जो AUM था इन द मिड कैप स्पेस वो इस टाइम पे 2.94 लाख करोड़ का है। सिमिलर हमने स्मॉल कैप्स में भी देखा। और इन सिचुएशंस को देखते हुए सेबी ने अपने तरीके से एक तरीके का प्रिकॉशन जो है वो आगे रखा है, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच दिख रही हैं पॉकेट्स में मिड एंड स्मॉल कैप में। लगातार इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड का जो हमारे एम्फी जो रेगुलेटर है, साथ ही जो ब्रॉडर मार्केट रेगुलेटर है सेबी, वो ये एक तरीके से देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी भी तरीके की रिडेम्पशन प्रेशर को झेलने के लिए कितने तैयार हैं। और इसमें करीबन 25 से 50% के रिडेम्पशन प्रेशर को झेलने की बात की गई है कि अगर आज 25% जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं, 25% AUM एक तरीके से निकलना है इस म्यूचुअल फंड का, तो किस तरीके से वो फंड हाउस अपना जो पोर्टफोलियो है उसको लिक्विडेट करेगा। क्योंकि जो पूरी मार्केट्स का एक दौर होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। और म्यूचुअल फंड्स के क्योंकि AUM काफी बढ़ गए हैं और स्मॉल कैप कंपनीज में उनके अच्छे खासे स्टेक्स हैं अब, सो एक तरीके का टेस्टिंग है कि अगर एकदम से प्रेशर आया म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर कि आप रिडेम्पशंस करिए, अगर लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो वो कितने दिनों में अपने पोर्टफोलियोज को लिक्विडेट कर पाएंगे, कितनी आसानी से अपने स्टॉक पोर्टफोलियोज को बेच पाएंगे और ऑनर कर पाएंगे रिडेम्पशंस को। और ये एक तरीके से अच्छी चीज है। पर स्वाति जी, जैसे इसका नाम है स्ट्रेस टेस्टिंग, उससे एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है निवेशकों को, क्योंकि अगर हम किसी भी सेगमेंट में देखें तो इस तरीके के लिए एक तरीके से आप देखिए तो आप किसी तरीके की लड़ाई के लिए तैयार है नहीं है, उस तरीके की प्रेपरेशन को कंसिडर करते हुए किया जा रहा है। हमने देखा, अगर आप हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, आप स्कूल्स को देख लीजिए, आप किसी भी सेगमेंट को उठाइए, आप बैंक से रिडेम्पशन की बात कर लीजिए, आप हॉस्पिटल में इन पेशेंट अगर हमें लोगों को भर्ती करना हो तो कहीं पे भी प्रेशर बढ़ता है अगर एकदम से कोई चीज होती है। और उसी चीज का ध्यान से भी रख रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी ऐसा प्रेशर आने पे फंड हाउसेस उसको झेल पाए। और इसकी कल हम रिपोर्ट देखेंगे और लगातार ये रिपोर्ट म्यूचुअल फंड की जो AMCs हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे महीने के महीने
डाला करेंगी कि उनकी क्या सिचुएशन है लिक्विडिटी को लेके और पैसा निकालने की स्थिति को लेके। राइट। तो ये प्रवीण आपने अच्छे से समझाया, और वैसे भी ये एक डिस्क्लोजर है, मतलब एक जानकारी देने के लिए कहा गया है। जो फंड्स है उनको कहा गया है कि आप बताइए अब कितने तैयार हैं, और आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रवीण बताया कि ये तैयारी हम अलग अलग स्पेस में भी देखते हैं, और ऐसा म्यूचुअल फंड में भी देखने को हमें मिल रहा है। मृन, तो ऐसे में जो हमने पिछले कुछ दिनों में जो एक जबरदस्त एक नी जर्क रिएक्शन देखा इसकी वजह से, मतलब जितना पैसा हमने स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में आता देखा, अचानक से लोगों को लगा कि ये क्या हो गया है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, स्ट्रेस टेस्ट से काफी निवेशक स्ट्रेस में आ गए और पैसे निकालने शुरू हो गए। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स हमने देखा 2 साल के पूरे उसमें नीचे चला गया, करेक्शन देखने को मिला इस पूरे स्पेस में। हालांकि रिकवर अब किया है, पर ये नी जर्क रिएक्शन क्यों? निवेशकों को क्या वाकई इससे कुछ परेशानी है, कुछ घबराने की जरूरत है? तो नमस्ते स्वाति और प्रवीण। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है अगर आपने सोच समझकर निवेश किया है। एक्चुअली काफी बार ये होता है कि जब कोई स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं तो अगर हम देखते हैं जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के 1 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 50% के ऊपर हैं, तो इस वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने निवेश किया ये अच्छा प्रदर्शन देखते हुए। और फिर क्या होता है कि जो ऐसे निवेश करते हैं कि सोचते हैं कि चलो इसमें 50% रिटर्न आया है, हम भी इसमें पैसे डाल देते हैं, हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा। ये ही निवेशक सबसे चिंतित हो जाते हैं फिर जब ये वॉलेटिलिटी आती है। तो एज सच अगर आपने अपने गोल्स के हिसाब से निवेश किया है और अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड है, पहले भी शोज में आई थिंक हम लोग सब ने बोला है कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 साल का होल्डिंग का पीरियड होना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ऊपर नीचे तो मार्केट जाता ही रहता है। और अगर हम स्मॉल कैप का भी परफॉर्मेंस देखें ओवर द इयर्स, यू हैड 2018 2019 जब नेगेटिव रिटर्न्स आए थे और फिर 2021 में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आए, 2022 में फिर से नेगेटिव रिटर्न आया, राइट? सो यू नो दिस अप एंड डाउन विल ऑलवेज बी देयर एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट्स ऑलवेज एन एवरेज रिटर्न। एक और बात है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स मेरे से स्मॉल कैप का रिकमेंडेशन मांगते हैं, और मैं ये हर समय कहती हूँ कि अगर आपने किसी भी कैटेगरी में किसी भी फंड को बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, लेट्स से 30% प्लस रिटर्न आया है, ये जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी इतना ही रिटर्न देगा, राइट? सो आई थिंक यू नो एज लॉन्ग एज यू हैव इन्वेस्टेड एज पर योर गोल्स, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड जो सेबी ने जो ये स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बोला है, ये इन्वेस्टर्स के बेनिफिट में ही है। सो इससे तो बिल्कुल ही उनको स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है क्लियर करना कि कब आपको परेशान होना है, कब आपको फालतू में परेशान होना नहीं है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और क्योंकि रिटर्न की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रवीण, क्योंकि बाजार में अलग अलग साइकिल्स आते हैं, करेक्शन का दौर आता है, फिर रैली का दौर आता है, तेजी और गिरावट के बाजार में कोई कैटेगरी आउट परफॉर्म करती है, कोई नहीं करती है। पिछले जो तेजी का जो हमने दौर देखा उसके हीरोज स्मॉल कैप और मिड कैप्स रहे थे, पर जो इस बार हमने करेक्शन देखा उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में ही आया। तो पिछले कुछ जो साइकिल्स का या पिछले कुछ सालों का अगर प्रदर्शन देखे, कब ऐसा रहा था जब कुछ ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली, स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और कब उन्होंने शाइन किया, आउटशाइन किया? जी स्वाति जी, जैसे भी मृन ने बोला है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचिए जब आप स्मॉल और मिड कैप्स को देख रहे हैं। तो अगर हम मिड कैप इंडेक्स को उठा लेते हैं एक रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं, और पिछले 10 सालों का देखें, अगर हम करीबन मार्च 2014 से लेके अभी मार्च 2024 तक का डेटा एनालाइज करें, तो उसमें हम देखेंगे कि इनके जो 5 मैक्सिमम पीरियड्स हैं जब सबसे ज्यादा गिरावट आई, वो जनवरी 2018 से लेके मार्च 2020 का एक पीरियड था जब करीबन 44% मिड कैप इंडेक्स गिरा है। उसके बाद करीबन 21% का एक गिरावट का फेज आया, एक 18% का था। ये 10 साल के पीरियड के दौरान है।
अब जबकि ये इसी सेम 10 साल के दौरान में हुआ है, ये एक चीज़ यहाँ पे साइमल्टेनियसली समझने की इस बात में चाहिए दैट जो फॉल्स और राइज़ है मार्केट की, वो साथ चलती है और वही निवेशक पैसा बनाते हैं, जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में भी इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर हम सेम 10 ईयर पीरियड जो भी हमने देखा है, जिसमें हमने मैक्सिमम गिरावट देखी, इस 10 साल में अगर सेम निवेशक शुरू से आखिरी तक बने रहते, तो उनके जो एसआईपी रिटर्न्स होते करीबन 20% के लगभग पहुंच रहे होते। 19.82% होता उनका एसआईपी का एक्सआईआरआर सेम टाइम पीरियड में। आज खत्म होता, सॉरी, यस्टरडे 13 मार्च को। और अगर इसी 10 साल की ड्यूरेशन में अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें, बिकॉज रोलिंग रिटर्न्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिटर्न्स को समझने का। 3 साल का रोलिंग रिटर्न अगर हम इस 10 साल के पीरियड में देखें, तो हम देखते हैं जो इंडेक्स ने करीबन 16.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज ने करीबन लगभग 16% का। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे करीबन 24% था। मिड कैप जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है इस 10 साल में, और जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है उन्होंने भी करीबन लगभग 16% का रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं स्वाति जी दैट जो फॉल और राइज के साथ साथ अगर आप बने हुए हैं तो भी आपने उस 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न कमाए। सेम अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ये 1 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था। अगर हम तब से देखें तो करीबन एक 7 साल का पीरियड है ये, और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट हमने 60% की देखी है। अगेन करीबन 18 की बिगनिंग से लेके 2020 मार्च तक, उसके बाद 26-27% तक गिरावट हुई। और इस टाइम पे जो अभी हम फॉल देख रहे हैं, जो हमने फरवरी से शुरुआत की है आज और कल तक की मार्केट्स में, वहां हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीबन 12-13% का फॉल लिया है। इस सेम पीरियड में स्वाति जी, अगर कोई एसआईपी निवेशक होता, फर्स्ट डे से इन्वेस्टमेंट डाल के चल रहा होता, तो भी वो आज करीबन 18% की एसआईपी के रिटर्न्स पे बैठे होते, इस पूरे उतार चढ़ाव के बावजूद। और यही रोलिंग रिटर्न्स भी 13 से 14% उनके बनते। तो ये बहुत जरूरी है निवेशकों के लिए समझना कि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ी गिरावट अगर आप धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं, स्पेशली एसआईपी के थ्रू, तो ये जो गिरावट है ये आपके फायदे के लिए ही है, बिकॉज आप सस्ते में बाइंग कर पाते हैं। और अगर आपका लमसम पैसा है तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिकवर कर जाएगा। तो एकदम पैनिक करके एग्जिट नहीं करना, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है मार्केट्स में जो इस टाइम पे लोग करते हैं। और अगर आपके गोल्स पास हैं, ऑफ कोर्स आप एग्जिट करिए क्योंकि आपको पैसा चाहिए। बट इन जो डाउन टर्न्स है ये हमें ये बताते हैं कि यही फेजेस हैं जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहते हैं और उनका पैसा फिर अच्छी मार्केट्स में दिखता है बना हुआ। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको निवेश बनाए रखना बेहद जरूरी है, पर वो निवेश होना कितना चाहिए? स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको पैसा एलोकेट कितना करना चाहिए, कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए जिससे किसी भी तरीके के रिस्क से आप अपने आप को बचा सके, अपने पोर्टफोलियो को बचा सके। इस पर लेंगे राय अपने एक्सपर्ट से। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु।
स्मॉल कैप मिड कैप में कितना निवेश करें, इस पर अब चर्चा करते हैं। मृन अग्रवाल और प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ हैं। मृन, जरा आप बताइए कि पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप इसका एलोकेशन होना कितना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि सबको ये क्षमता नहीं होती है कि वो इतना रिस्क ले सकें। सर्टेनली पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स होते हैं, और अगर आप ये फंड्स चूज कर रहे हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड लंबा भी होना चाहिए, एंड ये काफी वॉलेटाइल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही नीचे गिरा तो आपने अपना सिप स्टॉप कर दिया या रिडेम्पशन आपने कर दिया। तो ये टोटली डिपेंडेंट रहता है इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल पर कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के जरिए। बट आई वुड से दैट ऑन एन एवरेज आई थिंक अगर किसी को एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये मुझे सवाल बहुत आता है, तो आई वुड ऑलवेज से एज पर रिस्क प्रोफाइल एंड गोल्स, बट सिंस आई गेट आस्क्ड दिस अ लॉट, आई विल से कि 30 to 40% इन मिड एंड स्मॉल कैप इज अ गुड ऑप्शन, बट आपको रिस्क लेने वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए छोटी अवधि में कभी भी स्मॉल और मिड कैप जैसे वॉलेटाइल कैटेगरीज में निवेश नहीं करना चाहिए। ये लंबी अवधि के निवेश की कैटेगरी के निवेश विकल्प हैं। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे निवेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं प्रबलीन। वो होते हैं हमारे इमोशंस, और हमने देखा कि इमोशंस के चलते, सेंटिमेंट्स के चलते बाजार कई बार रिएक्ट करता है, निवेशकों के फैसले उस पर बेसिस होते हैं। तो अभी फिलहाल किन चीजों से बचें, खासतौर पर जो आपके इमोशंस जो हैं उनको कैसे काबू में करें, और ऐसे कौन से बायसेस हैं जिसको तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए? जी, स्वाति जी, एक्चुअली बिल्कुल आपने ठीक बोला। जो इमोशंस हैं वो कई बार ज्यादा डैमेज कर देते हैं जितना एक्चुअली मार्केट्स की गिरावट ने नहीं किया होता है। और मेरे ख्याल से 3 ऐसे बायसेस हैं जो इन्वेस्टर्स को हमेशा रिमेम्बर करने चाहिए, स्पेशली जो इस टाइप का भी समय देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप रिसेंसी बायस से बचे। जब हमने 2023 में रैली देखी तो क्या होता है, निवेशकों को लगता है कि 40-50%, 60% रिटर्न बनाना बहुत आसान है मार्केट्स में, और वो ऑल आउट चले जाते हैं किसी कैटेगरी में जहां पे अच्छे रिटर्न्स दिख रहे होते हैं। हमने बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा देखा है, सेक्टोरल फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, स्मॉल कैप मिड कैप, जिससे 2023 में बहुत भागा। तो सेम जब मार्केट्स गिरने लगती हैं तब उल्टा हो जाता है। अगर आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं तो आप एक सर्टेन एसेट क्लास से या एक सेगमेंट विद इन दैट एसेट क्लास उससे बचने लगते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं तो हम इसमें पैसा नहीं डालेंगे। तो दोनों चीजों को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बहुत छोटे समय के आप रिटर्न्स को देख के निवेश ना करिए। और इस टाइम पे जो नए निवेशक है, अब वो अगर देखेंगे कि ये पिछले 10 दिन में क्या हुआ है स्मॉल कैप्स में, या 20 दिन में कुछ मूवमेंट देखेंगे, तो उनको लगेगा कि कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। यही अगर हमने जनवरी में देखा होता तो बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट लोगों का बढ़ जाता है अच्छे रिटर्न्स देख के। तो पहला हो गया स्वाति जी, रिसेंसी बायस। आप लंबे समय के प्लीज रिटर्न्स देख के चलिए और फिर डिसीजन देखिए। सेकंड हो गया कॉन्फर्मेशन बायस। हमारे खुद के अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस होते हैं और हमारी एक थॉट होती है कि अब ऐसा होना चाहिए मार्केट्स में, या हमें ऐसा लग रहा है। और वो हमारी कुछ, हमने कई बार कुछ पढ़ा होता है या कुछ हमने अपनी तरफ से जो समझ आई होती है चीजों को देख के, हम उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम हर उस खबर को पढ़ने लग जाते हैं और उसी पे हमारा ध्यान जाता है जो हमारे उस बिलीफ को और हमारी उस सोच को थोड़ा सा बैकअप करती है। बिकॉज हम सारे सही साबित होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि मार्केट्स बहुत गिरेंगी तो हम वही न्यूज पिक करने लग जाते हैं जहां हमें लगता है कि मार्केट की गिरावट की बात हो रही है। तो इस कॉन्फर्मेशन बायस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ हेडलाइंस पे मत जाइए इस टाइम पे, ब्लड बात हो गया, इतना मार्केट कैप इरोड हो गया, इस टाइप की चीजों में हमें नहीं पड़ना है। आप प्लीज अपने गोल्स के हिसाब से ही निवेश करिए। और तीसरा है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़ चाल। आपको भेड़ चाल से भी बचना है। जो एक व्यक्ति के लिए सही है और जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी सही हो।
इसलिए आपको अपनी सोच से देखना है। अगर आपका लंबे समय का निवेश है तो आप बने रहिए। क्या पता आपका जो साथी हो, आपका ऑफिस में कलीग हो जो इस टाइम पे पैनिक कर रहे हो, उनका गोल एक साल ही सिर्फ दूर हो, इसलिए वो पैनिक कर रहे हैं। तो हर की स्थिति अलग है, इसलिए जो सारे कर रहे हैं उसको देख के आप उसको फॉलो मत करिए, उसको भेड़ चाल से बचिए। ये ब्रॉडर 3 चीजें हैं मेरे ख्याल से जो इस टाइम पे हमें समझनी चाहिए। और स्वाति जी जैसे कहते हैं, कभी भी कुछ बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल खराब नहीं होता है। जो रियल पिक्चर होती है वो कहीं ना कहीं बीच में होती है। तो आप एक मॉडरेट अप्रोच के साथ चलिए, चाहे आपका पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका मार्केट की तरफ आउटलुक का आपका एटीट्यूड है। बिल्कुल, तो अपने निवेश की जो बागडोर है अपने हाथ में तो जरूर रखिए, लेकिन इमोशंस को निवेश पर हावी मत होने दीजिए। बिल्कुल लक्ष्य आधारित निवेश, अपनी निवेश अवधि को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन रखना है, जिस पर आज हमने चर्चा की। मृन और प्रबलीन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।